Hello everyone. Today we will discuss the short answer of water resources. आज हम शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज की जो प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है। एनालिसिस द थ्री मेजर कॉज ऑफ वाटर स्केर्सिटी। ऐसे तीन कारण बताने जो वाटर स्केर्सिटी पानी की कमी के भारत में पानी की कमी के कारण हैं। ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है द एक्सप्लेन एनी फोन रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्केर्सिटी इन इंडिया। ठीक है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे द रीजन्स फॉर वाटर स्केर्सिटी इन इंडिया आर क्या हैं। ठीक है। पहला कारण है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया द विटनेस इंटेंसिव द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन द विच इंक्रीज वाटर डिमांड। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब भारत में उद्योगीकरण बढ़ रहा था, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, यानी कि शहरीकरण हो रहा था। ठीक है। एक तो उद्योगीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियाँ बसती जा रही थी, यानी कि नगर बनते जा रहे थे, गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे थे। तो क्या हो जा, शहरों के अंदर क्या हो जा, पानी की डिमांड बढ़ती चली जावे। ठीक है। फिर लार्ज अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अर्बन लाइफ स्टाइल को जीने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। थर्ड रीजन्स क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड टू ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। इरीगेशंस, जब पॉपुलेशंस एक्सप्लोइटेशन हो गया, यानी कि जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या वृद्धि होगी 1951 के बाद। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि पानी का एक्सप्लोइटेशन बढ़ गया और आदमी ने ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगा के, ठीक है, समरसेबल लगा के अपनी भैंसें वगैरह नुहानी शुरू कर दी। तो इससे क्या हो गया, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे सिंचाई के लिए यूज़ होने लगा और धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर की कमी होने लगी। वाटर स्केर्सिटी इस कारण से भी होने लगी। चौथा कारण है वाटर इज़ अ गेटिंग द पॉल्यूटेड बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है और फिर हम डोमेस्टिक यूज़ करते हुए गंदी नालियों के गंदे पानी को साफ़ पानी में, नदियों में छोड़ देते हैं। फिर इसी तरह इंडस्ट्रियल जितनी भी हैं वे नदियों के किनारे बनाई जाती हैं। तीसरा है केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, जब हम उसमें अपनी भूमि में अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं या केमिकल यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो वर्षा के पानी के साथ साथ वो नदियों में जाके मिल जाते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या हो जाता है कि वाटर पल्यूटेड हो जाता है और पीने के पानी की कमी हो जाती है। ठीक है। वाई डू वी कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, हमें पानी की रिसोर्सेज यानी कि पानी के संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस क्वेश्चन में बताया रहा हुआ है कि हमें पानी की को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। दे प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फॉर ह्यूमन हेल्थ हैज़र्ड्स। देखो, अगर हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो हमें हैजा, चेचक, दूसरी ऐसी भी भयानक बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है। पानी हमारी क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी करता है कहीं ना कहीं। ठीक है। प्रोटेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम, और जब नेचुरल इकोसिस्टम, भाई जितने भी प्राणी हैं धरती पे, पशु पक्षी जानवर, क्रोकोडाइल, एक्वेटिक लाइफ, वे क्या हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाएगा बिना पानी के। ठीक है। एंश्योर फूड सिक्योरिटी, और हमारे खाने को भी सिक्योर करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है आपका वो बिना पानी के नहीं ग्रोथ कर सकती, और जब एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं करेगी तो हमारे खाने के लिए दूसरे फल सब्जियां कैसे आएंगी। ठीक है। वाटर इज ए इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज इन इंडिया, भाई भारत में महत्वपूर्ण है पर वह बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रिसोर्सेज है, इस समय अवेलेबल कम होता जा रहा। तो ऐसा क्यों है पानी। सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय द एक्सप्लेटिंग द 3 पॉइंट्स, और इसमें आपको 3 पॉइंट्स बताने कि वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, पानी बहुत ज़रूरी है पर भारत में उसके रिसोर्सेज कम होते जा रहे, क्यों। वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज बिकॉज इंडिया, बिकॉज, ठीक है, भारत में क्या कारण है, एक तो प्री कंडीशंस लाइफ है हमारी। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड द वाटर टू सर्वाइव, और सभी लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर जीवन होता है। ठीक है। जो हमें जीवित दिखाई देती हैं वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे कुर्सी, मेज, ह्यूमन मेड वस्तुएं जैसा पर्वत, पठार, ठीक है, रेन, प्रिसिपिटेशंस एंड एक्सेट्रा, दीज कॉल्ड द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। अब आ जाओ इसमें, फिर आ जाओ इरेटिक रेनफॉल्स एडिट द क्रिटिकल नेचर्स। ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब
ऐसी, देखो, जब वर्षा का पानी बेवजह होगा या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, कभी वर्षा ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो इससे क्या होगा, क्रिटिकल हो जाएगी नेचर लाइफ। ठीक है, फिर आ गया हमारा चौथा, वाटर इज़ नीडेड नॉट ओनली द डोमेस्टिक पर्पज बट आल्सो फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, वाटर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, बर्तन मांजने के लिए चाहिए, हमें उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बोने के लिए भी चाहता है, और फिर नेविगेशंस के लिए भी चाहिए। ठीक है, पानी के संसाधन क्या होते हैं, पानी के संसाधन होते हैं आपके जहाजरानी। ठीक है, जहाजरानी किसे कहते हैं, जब हम अपने जहाज़ के द्वारा एक माल को एक देश से दूसरे देश के अंदर भेजते हैं। ठीक है, जहाज के द्वारा, ठीक है, जहाज भैया के द्वारा भेजते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर म्यूनसिपल सीवेज को निकालने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, द ग्रोइंग द अर्बनाइजेशंस हैज़ रिजल्ट इंक्रीज कंजप्शन। ठीक है, और जब धीरे धीरे क्या हो रहा, जब लोग गांव से निकल के कहाँ पे जाते जा रहे, गांव से निकल के शहरों की ओर बढ़ते जा रहे, तो क्या हो रहा, पानी गांव में थोड़ा कम लगता है पर शहरों में पानी की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं साउथ की फिल्मों में क्या होता है, साउथ की फिल्मों में लोग बाग लाइन की लगा के पानी के लिए बर्तनों को लेके खड़े होते हैं, और एक टैंक वाला आता है और पानी को दे के जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में क्या है कि 15-15 या 20-20 रुपये लीटर की 15 लीटर की कैन मिलती है पानी की। तो पानी के पीने की आप समस्या देख सकते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें पीने का पानी नहीं अवेलेबल होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन, हाउ कैन द इरिगेशन ट्रांसफॉर्म फॉर सोशल लैंड। किस प्रकार से इरिगेशन के बुरे परिणाम हैं। ठीक है, और हाउ कैन इरिगेशन ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंड स्केप, और किस प्रकार से इरिगेशन के द्वारा हम सोशल लैंडस्केप बना सकते हैं। एक्सप्लेन एनी टू कंस्ट्रक्शन चेंजिंग द क्रॉप पैटर्न ड्यू टू इरिगेशंस, और इरिगेशन के द्वारा हम अपना जो चेंजिंग क्रॉप पैटर्न्स हैं उनको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखो, इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न द मैनी रीजन्स ऑफ द फार्मर शिफ्टिंग फार्मर शिफ्टिंग टू कल्टिवेशंस। ठीक है, इरिगेशन के द्वारा क्या होता है कि वाटर की जो कमी होती है उसको पूरा किया जाता है, और कॉमर्शियल क्रॉप्स में पानी को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। फिर आता है इसमें, दिस इज़ द ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस। ठीक है, इट लीड टू द वाटर लॉगिंग। ठीक है, कंसिक्वेंस सैनिलाइजेशन ऑफ द सोयल। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो वर्षा जो पानी है, पानी के अंदर नमकीनपन है या सैलिनिटी है ज़्यादा है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है, द निगेटिव इफेक्ट ऑफ द इरिगेशन। ठीक है, इसके द्वारा अदर हैंड लैंड इज पुअर who could not available the benefits have the come to poor। देखो, इसमें क्या होता है कि रिच गेट्स टू रिच एंड पुअर गेट्स टू पुअर, यानी कि जो बड़े किसान होते हैं उन वे तो डैम से क्या करते हैं, वे बड़े किसान जो होते हैं वो डैम से इरिगेशंस कर लेते हैं, उन्हें फसलें ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मगर जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो उनका कोई भी उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, क्योंकि लैंडलेस पुअर who could not avail the benefits have become the poorer, और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। द इरिगेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप्स, इंक्रीज द सोशल गैप। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होता है, सोशल गैप्स बढ़ जाता है। ठीक है, बिटवीन द रिच लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स, यानी कि रिच गेट्स रिच, जो साहूकार होते हैं वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खेती की ज़मीन ज़्यादा होती है, मगर जो गरीब आदमी है उसके पास ज़मीन नहीं होती, तो इस कारण से वो क्या हो जाता है, वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। ठीक है, examine the ill effects of industrializations and urbanizations on water resources। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हैव द वाटर स्केर्सिटी इन इंडिया फ्लोइंग द वे। ठीक है, और इसके द्वारा क्या बताया गया है, इसके द्वारा बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है उसके द्वारा वाटर स्केर्सिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और किस प्रकार से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रीज द हाउसेज आर एग्जिस्टिंग प्रेशर द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, और जो क्या है कि लार्ज जब बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उससे क्या होता है, उससे पानी का कंजप्शन बढ़ जाता है।
इंडस्ट्री है द अबाउट द हैवी यूजेज ऑफ द वाटर एंड द पावर टू रन, और उन्हें पानी को चलाने मतलब कि उन्हें अपने कारखाने को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो बिजली भी कहाँ से बिजली भी कहाँ से बनती है, बिजली भी पानी के द्वारा बनती है या कोयले को जला के बनती है। तो मल्टीप्लाई द अर्बन सेंटर एंड लार्ज dense of the populations, urban lifestyles have not only added to water energy requirement but the aggravate the problems, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आगे की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जैसा वाटर रिसोर्सेज क्या होते जा रहे, आर बीइंग द ओवर एक्सप्लॉइटेड, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते जा रहे। पहले पानी क्या था, पानी पहले कम से कम यूज हो गया था, मगर अब पानी को क्या है, वर्षा के पानी को संरक्षित नहीं किया जाता, क्योंकि वर्षा के पानी को हम संरक्षित किए जाएंगे। हमने इसमें एक एग्जांपल देखा था कि इजराइल है, उसमें 25% वर्षा होती है, मगर भारत में 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मगर क्या है, फिर भी यहाँ पे क्या है कि वाटर स्केर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज़ द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट कीव एनी 3 रीजन्स, ठीक है। हम किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंध कर सकते हैं। वाई इज़ नीडिंग, नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ नीडेड फॉर वाटर इंक्रीजिंग द डे बाय डे, एक्सप्लेन द 3 रीजन्स, और ऐसे 3 कारण बताइए जिसके द्वारा पानी की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो होगी ग्रोइंग पॉपुलेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण भी क्या हो रहा कि पानी का यूजेज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सभी के सभी लोगों को पानी की आवश्यकता होगी। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी 3 बेसिक्स नीड्स हैं, ठीक है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन, और धीरे धीरे क्या हो रहा, गाँव से नगरों का विकास होता जा रहा, पेड़ पौधे काटे जा रहे, जंगल्स की भूमि को पूरी तरह से साफ़ किया जा रहा। तो इससे क्या हो रहा, इंक्रीज अर्बनाइजेशंस के बढ़ने से ज़्यादा से ज़्यादा सिटी बढ़ते जा रहे, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पोल्यूटिंग द वाटर कंजर्वेशन, यानी कि क्या हो रहा कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण आप देख सकते हैं गंगा और यमुना जैसी नदियों में सरकार के द्वारा नमामि गंगे चलाई गई है। तो वो क्यों चलाई गई है, वो इसलिए चलाई गई है ताकि हम वाटर को या गंगा के पानी को प्रदूषित होने से बचा सकें, ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर में ये एक्वेटिक लाइफ रहती है बहुत सारी, और वाटर पोल्यूटेड किया जा रहा किसके द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। फिर आ जाओ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा उद्योग धंधों से निकलने वाला या चिमनियों से निकलने वाले धुएँ के द्वारा भी क्या हो रहा, वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा, और जिसे हमें क्या है कि अब क्या है कि विदाउट प्रॉपर कंजर्वेशन इट्स सो डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। अगर हमने इस पानी को एक्सप्लॉयटेशन को, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को नहीं रोका, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था चैप्टर पढ़ाते हुए कि सपोज एक टंकी है, एक टंकी क्या कर रही कि एक टंकी में से अगर एक बूंद भी रोज़ टपक रहा तो एक साल में 1200 लीटर पानी का वेस्टेज हो जा। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम अपने आसपास जब भी टंकी वगैरह लगी हों तो उन टंकियों को ये देखिए कि वे खुली हुई तो नहीं है, ताकि हम पानी का अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकें। व्हाट इज़ अ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट वैली प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये मैंने आपको बता चुका है, ये रिवर प्रोजेक्ट ये है कि अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, किस किस चीज़ के लिए। 4 ऑब्जेक्टिव है, चेक द फ्लूड एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के कंट्रोल के लिए। टू जनरेट द हाइड्रिक पावर्स इंडस्ट्री फॉर होम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए बनाए गए थे। और फिर द चेक द सोयल इरोजन, और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। चौथा था मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। लार्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आल्सो नीड टू लैंड डिग्रेडेशन एक्सप्लेन। भाई जब हम बड़े से बड़ा डैम बनाते हैं तो उसके द्वारा क्या होती है, भूमि किस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। मैं बता रहा आपको एक कारण है इसमें कि जब पानी, नदियों के पानी गाँव ऊपर से क्या करते हैं, रोक देते हैं, तो इसके क्या कारण होते हैं, जब नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती है तो इसमें नमक तत्व की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। एक ही जगह पे नमक बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, सेडिमेंट्स है ऊपर से वे कलेक्ट हो जाते हैं, और वे जब हम इरीगेशंस के कैनल्स बना के आसपास की नदियों में डाल देते हैं, आसपास की खेतों में जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। देखो अब जैसे मैं एग्जांपल पढ़ने की कोशिश करो। मेजर कंसर्न क्या है, रेगुलेटिंग द डैमिंग रिवर्स द कंस्ट्रक्ट विद द लार्ज पर्सल ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो, ठीक है। जो नदी का जो नेचुरल फ्लो है ऊपर से ढाल पे से आ रही, वो क्या हो जाता है, एक ही जगह रुकने के कारण उसका जो फ्लो है वो रुक जाती है, और जिसके कारण बहुत सारे सेडिमेंट्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सक्लूसिव सेडिमेंट्स बॉटम्स ऑफ द रिवर शुगर, और उसकी नदी की तलछट में जमा हो जाते हैं, ठीक है। रेशियो ओवर का मतलब है कि उसकी तलछट में जमा हो जाते हैं। लार्ज रेशियो द सबमर्ज द लार्ज ट्रैक्ट्स द फॉरेस्ट और फाउना हैबिटेट,
और आसपास की जंगली जीव जंतुओं को और नेचुरल वेजिटेशन को भी अफेक्ट करते हैं। द सोयल सबमर्शल्स लीड्स टू डिकम्पोजिशन ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम। और समय के अनुसार जब एक ही जगह पर बहुत सारे पानी का घनत्व बढ़ने से, पानी ज़्यादा इकट्ठा होने से भी क्या होता है, हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार वहाँ से भूमि भी खिसकने लगती है और उसमें भूकंप जैसी स्थिति आ जाती है, या भूमि में सोयल में दरार आ जाती है। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। मतलब एक्स्ट्रा बताने में क्या होता है कि चीज़ें समझ में ज़्यादा आ जाती है आपकी। ठीक है ना, रटना नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको। डिस्क्राइब एनी 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिसेंट इंडिया। और इसमें एनिसेंट इंडिया में किस किस प्रकार के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दिए हुए थे, तो इन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, पहला डिस्क्राइब द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। पुराने समय में किस किस प्रकार के यूज़ किए गए थे। देखो, इसमें एक तो यूज़ किया गया था, मैंने बताया था आपको कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। कौन सी सेंचुरी में ये बनाया गया था, BC में, नियर इलाहाबाद में चैनल में बनाया गया था। और फ्लड वाटर को कंट्रोल किया गया था, फ्लड वाटर ऑफ गंगा, गंगा के पानी को कंट्रोल किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम बनाया गया था। ठीक है, और इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया था आसपास की कृषि भूमि के लिए। ठीक है, अब एक था भोपाल लेक बनाई गई थी, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक क्या होती है, आर्टिफिशियल लेक वो लेक होती है कि जिसके द्वारा प्रकृति के यानी कि नदियों के पानी को एक जगह रोक लिया जाता है और आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है। ठीक है, उसके आसपास सपोज ये नदी बह रही, ये नदी बह रही, और इसके पानी को यहाँ से काट के और यहाँ पे इसको आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है ताकि इसमें वर्षा का जल संरक्षित रह सके। ठीक है, और एक होता है प्राकृतिक लेक। प्राकृतिक लेक सपोज नदी का फ्लो ऐसा हो रहा और नदी कुछ समय के लिए इधर गई और कुछ समय के बाद फिर इधर से चली गई, और जो हिस्सा बचा ये नेचुरल लेक बन गई अपने आप ही। ठीक है ना, mention 3 major sources of irrigation in India. Which source is irrigation the more than the साउथर्न स्टेट। ठीक है, साउथर्न स्टेट में यूज होने वाले इरीगेशंस के मेथड कौन कौन से। एक तो कैनल है, नहरों को बना के किया जाती है सिंचाई, कुएँ खोद के, ट्यूबवेल्स लगा के, फिर टैंक्स बना के या टकास बना के। ठीक है, टैंक्स आर द इरीगेशन द मोस्ट साउथर्न स्टेट बिकॉज दे आर द स्टेट मोस्टली द अंडर दक्कन प्लेटू। ठीक है, और दक्कन प्लेटू में जो टैंक्स हैं वे बहुत ज़्यादा क्या हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसके द्वारा वहाँ पे रिसोर्सेज को पूरी तरह से पानी को संरक्षित रखा जाता है। और रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या है, स्टेट द मेजर द रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक। रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक ये है कि वर्षा के जल को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करना और उसकी टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के रखना। ठीक है, इसको खादिन भी बोलते हैं, कुछ जगह राजस्थान में इसको जोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है क्या कि वर्षा के जल को संरक्षित करना, जो वेस्टेज पोल्यूशंस और मानसून रेन्स हैं उनको पूरी जगह से पानी को कलेक्ट करना एक जगह पे, रिड्यूस करना फ्लड के पानी को। ठीक है, यानी कि बाढ़ आने वाले पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, और इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि पानी की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। वर्षा का जो पानी होता है वो 99% शुद्ध होता है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए वो हमारे लिए सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, सूटेबल होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि राजस्थान में टकास बनाए गए हैं, टकास का पानी ही लोग बाग पीना प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी होते हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं ये ड्राई सीजन में। ठीक है, सोल्व द ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज को भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि राजस्थान में टकास बनाए गए हैं, और टकास क्या है, एक प्रकार का छत से ऊपर पानी यानी कि पाइप की लाइन से आके वहाँ पे क्या होता है, पानी एक जगह गड्ढे में कलेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जाता है और उसे बहुत लंबे समय तक पीने के पानी की तरह यूज कर सकते हैं। कुएँ भी तो ऐसे ही थे पहले। पहले क्या था, कुएँ इसलिए खोदे जाते थे ताकि वर्षा का जो जल आए वो डायरेक्ट इसमें क्या हो जाए, संरक्षित हो जाए और लंबे समय तक, और फिर इसमें बाल्टी के द्वारा भी पानी को यूज कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, और ये क्वेश्चन CBSE के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और UP बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, ये आप पिछले सालों में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं 2012 में भी आए हुए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस में से ही आने की संभावना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई ये पूरे इनमें से आएंगे। ठीक है, और वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपके लिए।
ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।